दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मेरी पाखी। ट्रेन को स्टेशन छोड़े 15 मिनट हो चुके थे। मुझे तसल्ली थी कि मैं अपने शहर से दूर जा रहा था। अजीब बात है, लेकिन मन कभी कभी ऐसी उलझन में, ऐसी गफलत में रहता है कि उसे अपनी हर चीज से कोफ्त होती है। 8 घंटे का सफर था। ट्रेन सुबह भोपाल पहुंचेगी। मैंने ऊपर की बर्थ में जाकर चादर बिछाई और लेट गया। आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन नींद का कोई नामो निशान नहीं था। जब दुनिया बैरी बनी तो ये कमबख्त नींद क्यों यारी दिखाने लगी। मैं उतरकर नीचे आ गया और एसी कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर कोच के गेट पर खड़ा हो गया। तेज हवा मेरे चेहरे से टकराने लगी। नाक में एक खुशबू आई। लगा जैसे पहचानी है, पाखी की उंगलियों जैसी। वो खुशबू जिससे मैं उसे झट पहचान जाता था जब वो अपने लड़कपन में मेरे पीछे से आकर मेरी आंखें मूंद देती थी। सच तो ये था कि मैं उसे अपने स्पर्श से, अपनी उंगलियों की नरमी से पहचान लेता, लेकिन कहता यही कि तेरी खुशबू से पहचानता हूँ। वो झट से अपना हाथ अपनी नाक के सामने ले आती और सांस अंदर खींचती। हट, कोई खुशबू नहीं, तुम ऐसे ही कहते हो। हाँ, वो सच कहती थी, मैं ऐसे ही कहता था वाकई। और मैं बहुत कुछ ऐसे ही कह जाता था उससे जिसका सच से कोई लेना देना नहीं रहता। मैं कुछ भी निरर्थक इसलिए कहता रहता क्योंकि मुझे उसके गाल गुलाबी होते देखना अच्छा लगता था। उसकी कनपटियां गर्म होते हुए महसूस करना अच्छा लगता था। पाखी मेरे स्कूल के दिनों की सबसे पक्की दोस्त, कॉलेज के समय से प्रेमिका और अब मेरी पत्नी है। हम दोनों वैसे अलग अलग तरह के दो शख्स हैं। वो एकदम नाजुक मिजाज, शायराना तबीयत की लड़की है और मैं एकदम प्रैक्टिकल। उसे गीत, गज़ल, पेंटिंग, किताबें, थिएटर ऐसी चीज़ें भाती हैं और मुझे अच्छा खाना, घूमना और फिल्में देखना पसंद है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे की पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं। हम दोनों कभी भी नहीं लड़ने वाले कपल हैं। पाखी ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करती थी, यानी घर ही उसका ऑफिस था। तो जब मैं अपने ऑफिस से लौटकर घर आता तो वो दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करती मिलती। मेरा टूरिंग जॉब था, एक कंपनी में रीजनल मैनेजर का। मैं जब भी टूर पर जाता, पाखी मुझे दही शक्कर या कुछ मीठा खिलाकर विदा करती और मैं घर की देहरी पर पहुंचकर पलटता और अपने मीठे मुंह से उसको हौले से चूम कर जल्दी लौटाने का वादा करके निकल लेता। आज मैंने निकलते हुए उसको नहीं चूमा। आज मैंने उसका दिया मीठा नहीं खाया। मेरी जबान पर कड़वाहट तैर गई। रात की स्याही धीरे धीरे हल्की होकर नारंगी तबीयत की हो चली थी, लेकिन मन की भी ना कैसी अजीब कैफियत है कि इसके लिए हर नई सुबह राग भैरवी की तरह सुर में या मस्जिद से आती अजान की तरह सुकून वाली नहीं होती। मैं कल रात की तरह ही चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहा था। ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंचने को थी। मैंने अपना सामान उठाया और गेट के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ा जाना पहचाना था ये शहर। मैं अपनी कंपनी के दौरों में अक्सर यहाँ आया करता हूँ। कई दफ़ा पाखी को भी साथ लेकर आया हूँ। उसे अच्छा लगता है मेरे साथ टूर्स पे आना, ख़ास तौर पे यहाँ आना। जितनी देर मैं मीटिंग अटेंड करने जाता, उतनी देर वो होटल के कमरे में किताबें पढ़ती या यूं ही बालकनी में बैठी तालाब की लहरें गिनती। फिर शाम को हम अपने होटल से निकलकर वहीं तालाब के किनारे बने किसी ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठकर लाइव बैंड सुनते। पाखी टिश्यू पेपर पे लिख लिख के गानों की फरमाइशें भेजती। 20-22 की उम्र की बीच वाले वो बैंड मेंबर्स पाखी की आंखों की चमक को अपने भीतर कहीं सहेज लेते। पता नहीं क्यों पाखी की तालियां, उसका तारीफ करना, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ कितना जेन्युइन, कितना सच्चा लगता है। वो खुली किताब जैसी एक लड़की है। फिर अब मैं उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। टैक्सी टैक्सी टैक्सी, ऑटो, होटल चाहिए साहब, होटल। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही 2-4 आवाज़ों ने मुझको घेर लिया। मैंने एक टैक्सी ऑनलाइन बुक करी और लेक व्यू होटल की तरफ चल दिया। मैं भोपाल आकर हमेशा कोशिश में रहता हूँ कि ऐसी जगह रुकूं जहाँ से तालाब दिखाई देता हो। 25-30 मिनट बाद मैं होटल के अपने कमरे में था। मीटिंग 12 बजे से थी और अभी सिर्फ 8 बजा था। मैं तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गया कि तभी मेरा फ़ोन बजा। पाखी थी। मैंने उसको खैरियत से पहुंचने की खबर भी नहीं दी थी। कौन सा समंदर पार से आ रहा था?
जबलपुर और भोपाल के बीच दूरी ही कितनी थी, लेकिन शायद मेरे और पाखी के बीच दूरी बढ़ रही थी। काश कि मैं कुछ जान ही नहीं पाता, काश मैं उस दिन पार्किंग से लौटा ही नहीं होता। 2 महीने पुरानी बात मुझे फिर कचोटने लगी। उस रोज मैं नीचे पार्किंग लॉट में पहुंचा था तो याद आया कि एक जरूरी फाइल घर पे भूल गया हूं। भागता हुआ वापस आया तो पाखी दरवाजे पर टिकी खड़ी थी, कितनी सुंदर, इंतजार करती शकुंतला की तरह। और बगल वाले फ्लैट में कुछ महीनों पहले आया वो लड़का पार्थ, वो अपने घर के दरवाजे पर टिका खड़ा था। मैंने पाखी के चेहरे में एक अजीब सा भाव देखा। वो भाव नहीं जो उसके चेहरे पर पहले से था, बल्कि वो जो मुझे अचानक वहां वापस देख के आया था। पाखी के कई कॉल्स को इग्नोर करता हुआ मैं मीटिंग अटेंड करने पहुंच गया। बड़ी सी ओवल टेबल के चारों ओर बहुत सारे मैनेजर्स बैठे थे और हमारी कंपनी के जोनल हेड भी। सब की परफॉर्मेंस की बात हुई, आइडियाज़ डिस्कस हुए, स्ट्रैटेजी प्लान हुई। फिर लंच ब्रेक हो गया। एक हॉल में शानदार बुफे सजा हुआ था। मीटिंग में एक साथ बैठे लोग अब गुच्छों में बट गए थे। सब ने अपने अपने मनपसंद साथी खोज लिए थे। मैं यहाँ वहाँ ताक रहा था। मुझे इंसानी चेहरों से ही कुढ़न हो रही थी। आओ भाई सत्या, कहाँ अकेले बैठे हो? मेरे एक पुराने कलीग ने आवाज़ लगाई और एक कुर्सी खींचकर मुझको बैठने का इशारा किया। इस गुच्छे में 8-9 लोग थे, लगभग मेरी उम्र के, यानी 35-38 के। 4-5 पुरुष और उतनी ही महिलाएं। खाना खाते खाते सबका शाम का प्लान बनने लगा, एक साथ कहीं डिनर का या शहर घूमने के बाद किसी एक के कमरे में इकट्ठा होकर गप्पबाजी का। मैं खामोश रहा, न मना किया न हाँ कहा। मुझे नहीं जाना था किसी के साथ। मुझे पिछले बरस की ट्रिप याद आ गई। तब मेरे साथ पाखी भी आई थी। मीटिंग के बाद हम शहर से थोड़ी दूर बने भीमबेटका गए थे। वहां सदियों पुरानी गुफाएं थीं और चट्टानों पर उकेरे चित्र, और चट्टानें भी ऐसी जैसे जिंदा हों। पाखी ने पता नहीं कितनी कविताएं लिख डाली थी, और मैं उसकी गोद में सर रखे पेड़ों की शाखों के बीच से देखता रहा था कतरा कतरा आसमान, और उसे भी खामोशी से लिखते पढ़ते हुए। मुझे याद नहीं पड़ता कि हम कभी झगड़े हों किसी भी बात पर। बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं। मैं कभी उससे कहता भी कि तुम मुझको पसंद नहीं, तो वो हंस देती और कहती मैं मान ही नहीं सकती। स्कूल के दिनों में जब मैं पाखी को कभी उसका बैग छिपाकर, कभी उसका टिफिन खाकर तंग करता, तब भी वो बस मुस्कुरा देती। फिर कॉलेज में भी वही दस्तूर रहा। मैं उससे 3 साल सीनियर था, फिर भी वो मुझको पढ़ने के लिए धकेलती रहती। वीकेंड पे मेरे साथ फिल्म देखने आती, जबकि उसका शायद घर पे बैठ के कोई उपन्यास पढ़ने का मन रहा हो, या सोते रहने का, या कुछ भी। लेकिन वो हमेशा मेरे मन के मुताबिक चलती रही। हम बहुत अलग थे लेकिन गहरे जुड़े हुए। लेकिन पता नहीं कैसे ये जुड़ाव उस दिन जरा सा हिल गया, जिस दिन पार्थ ने हमारे घर की कॉल बेल बजाई थी। पाखी उसको अंदर ले आई थी, मुझसे परिचय करवाया था और बताया था कि वो कितना बढ़िया कलाकार है, पेंटिंग भी करता है, कविता भी लिख लेता है। वो लंबा पतला लड़का पाखी की उम्र का रहा होगा। चुप चुप सा वो शख्स थोड़ी देर बैठा और जल्द ही चला भी गया। मैंने उसको रुकने को कहा भी नहीं। जैसे पहली नजर का प्यार होता है ना, वैसे ही मुझे पहली नजर में नफरत हो गई थी। मन में पलने वाले एहसासों में शायद सबसे बुरा, सबसे खतरनाक ईर्ष्या होता होगा, रिश्तों को खा जाने वाला एहसास। मुझे पार्थ से नफरत हुई, उसका कारण शायद ये था कि वो बिल्कुल पाखी की तरह था। उसी की तरह कलाकार, शांत, चुप चुप और सबमिसिव। इससे पहले मेरी और पाखी की जिंदगी में जितने भी लोग आए थे सब मेरी तरह थे, और पाखी उनके साथ एडजस्ट करती रही बिना जताए। वो सब के साथ घुल जाती थी। वो बारीक दाने वाली शक्कर थी। लेकिन अब ये कुछ नया था मेरे लिए कि पार्थ उसके जैसा था और वो उसके साथ बड़ी खुश दिखाई देती थी। दिन भर मेरे आगे पीछे होने वाली पाखी का थोड़ा सा समय अब उसका अपना होने लगा था, और मेरे भीतर जो चुभ रहा था वो ये कि उसके इस मी टाइम में पार्थ शामिल था। मुझे बड़ी खीज होने लगी थी, लेकिन कसमसा के रह जाता। उसको मना करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाता। क्या कहता? ऐसा क्या था जो किसी भी तरह गलत ठहराया जा सके? पार्थ के कारण पाखी ने अपनी कहीं दबा छिपा के रखी हुई पुरानी डायरी बाहर निकाल ली थी। लिविंग रूम का एक कोना स्टूडियो में तब्दील हो गया था।
वो छोटे छोटे कैनवस पेंट करती रहती और उनमें चंद लाइनें लिख देती। वो जो भी बना रही थी सब अच्छा लगता था, लेकिन जब एक दिन उसने कहा थैंक यू पार्थ मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे कलेजे में सांप लौट गया। जब से पार्थ मेरे घर के पड़ोस में रहने आया, या यूं कहूं कि मेरी और पाकी की जिंदगियों में जब से उसकी दखल हुई, मुझे मेरी यादों का शहर बहुत याद आने लगा। 2 चोटियों वाली पाखी, कॉलेज के दिनों में दुपट्टे लहराती पाखी, और पढ़ाई के बाद मेरी नौकरी लग जाने के इंतजार में काजल बहाने वाली पाखी, सब बहुत याद आने लगे। तब मैं उसकी दुनिया था, मेरे इतर वो कुछ नहीं सोचती थी। अच्छा अरेंजमेंट था, हम दोनों खुश थे, अब भी हैं, पर उसमें अब जरा सा कुछ बदल रहा था। वो अपनी स्पेस खोजने लगी थी। मैं लौटता तो उसकी आंखों में मुझे वो इंतजार नहीं दिखता था। कोई बात नहीं कि वो इंतजार नहीं करती, पर उसकी आंखों में वो क्या था जो मुझको खटक रहा था। मेरा घर में मन नहीं लगता था। सोचता था लंबे लंबे टूर पे निकल जाऊं, ज्यादा से ज्यादा वक्त दफ्तर में बिताऊं, लेकिन उसमें भी कहाँ चैन था। मैं उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था, बल्कि मैं पीठ पर आंखें उगा लेना चाहता था। दिमाग कितना भी कहीं उलझा हो, दिल में अगर बेचैनी हो तो वो बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेती है। मैं पूरी मीटिंग के दौरान सामने रखे पैड में कुछ गोदता रहा। कोई शक नहीं कि थोड़ा कुछ सुना होगा और बहुत कुछ अनसुना भी रह गया होगा। लंच ब्रेक में सब एक साथ बैठकर शाम की प्लानिंग करने लगे। मेरा जूनियर शर्मा पनीर के टुकड़े फांकता हुआ किसी बढ़िया पब का जिक्र कर रहा था। सुधीर के पास तो हमाम का कांटेक्ट नंबर भी था। बोल रहा था, यार भोपाल में ना नवाबों के ज़माने के शाही हमाम अब भी चलते हैं, शाम को वहीं का प्रोग्राम रखा जाए। हैं? सब कितने खुश और एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, आज़ाद पंछियों की तरह बातें कर रहे थे। हमारे बीच कोई महिला थी नहीं, इसलिए सब मनचाही बातें कर रहे थे। सब के पास एक से एक बढ़ के आइडियाज थे। किसी ने दबी आवाज में किसी एस्कॉर्ट सर्विस का जिक्र किया। मैं चौंक गया। जानता था कि ये देह के व्यापार से जुड़ी कोई सर्विस थी, इंटरनेट और मोबाइल से काम करने वाली। मैं वहां से उठ गया। भीतर अजीब सा युद्ध छिड़ा हुआ था। बार बार दिमाग में पाखी घूम जाती। सोचने लगता कि मेरे ना होने पे क्या पार्थ वहां ज्यादा आने लगा होगा। ये जानते हुए कि मैं शाम को नहीं लौटूंगा, वो क्या देर तक ठहर जाता होगा। मेरा दिमाग भन्नाने लगा, गुस्सा आने लगा। ठीक है, करे मन मर्जियां, कौन देख रहा है, तो मुझे भी यहाँ कौन देख रहा है। मैं होटल पहुंचकर देर तक शावर लेता रहा, बेख्याली में। पता नहीं कितनी देर। बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में जाने की जगह रूम सर्विस से कॉफी मंगवा ली। खिड़की के बाहर तालाब नजर आ रहा था, भोपाल का बड़ा तालाब। बीच में एक छोटा सा टापू था। वेटर ने बताया था कि वहां किसी बाबा की मजार है। वहां से हल्की हरी रोशनी पानी में घुल रही थी। तालाब के उस ओर बसे शहर का अक्स पानी में दिख रहा था। लोग पैडल बोट पे बोटिंग कर रहे थे और पानी में हवा से लहरें उठ रही थीं। सुंदर शहर था। मैंने कॉफी खत्म करके खिड़की का पर्दा डाल दिया। मोबाइल चेक करने लगा। पाखी के मैसेजेस थे। मैंने बिना खोले मोबाइल टेबल पे रख दिया। तभी रूम की बेल बजी। दरवाजा खोला तो परफ्यूम की तेज गंध मेरी नाक में गई। सामने तंग जीन्स और काला टॉप पहने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, उम्र कोई 20-22 शायद। कंधे पे एक छोटा पर्स लटका था। सत्यजीत ठाकुर, आपने कॉल किया था? उसने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसको अंदर आने का इशारा कर दिया। हम जिसे प्यार करते हैं उसे कभी दुख नहीं देना चाहते, लेकिन वास्तव में हम उन्हें ही दुखी करते हैं जो हमारे बेहद अपने होते हैं, सबसे करीब होते हैं। जैसे मैं आज एक पराए शहर के होटल के इस कमरे में किसी अनजान लड़की के साथ अकेला था। वो लड़की जिसे मैं यहाँ रहने की कीमत अदा करने वाला था। वो लड़की जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी में कौन है और मेरी दिली दिमागी हालत इस वक्त कैसी है। मैं सोफे पर बैठा खिड़की के बाहर तालाब ताक रहा था। वही झिलमिलाता अक्स, वही मजार वाला टापू। वो लड़की पलंग के एक कोने में बैठी अपने नाखून कुरेद रही थी। उसके चेहरे पर बेफिक्री थी। मैं वापस खिड़की के बाहर ताकने लगा। मन के भीतर एक अजीब सा बवंडर मचा हुआ था। मेरा मोबाइल ब्लिंक हुआ। पाखी का मैसेज था। 2 दिन से मैंने एक भी मैसेज खोला नहीं था।
मैंने टेबल से अपना चश्मा उठाया और मैसेज चेक करने लगा। पहला मैसेज था 2 दिन पुराना, हैप्पी जर्नी, आई एम गोइंग टू मिस यू। फिर दूसरा, पहुंच गए, ट्रेन में नींद आई? नहीं ना, जानती हूँ। फिर तीसरा, मीटिंग कैसी रही? चौथा, उसी होटल में रुके हो, मज़ार दिख रही है, सुनो दुआ मांग लेना कोई। पांचवा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, नाराज हो? छठवां, लौट आओ ना जल्दी। सातवां मैसेज, उसकी ताज़ा पेंटिंग की एक तस्वीर और उस पर चस्पा 3 लाइनों की एक छोटी सी कविता। फिर 8वां मैसेज, 9वां मैसेज, 10वां मैसेज, 12वां मैसेज। पता नहीं कितने मैसेज कर रखे थे उसने। मुस्कुराते चेहरे से लेकर उदास चेहरे तक न जाने कितने इमोटिकॉन्स, लेकिन नाराज़गी एक भी नहीं, शिकायत किसी में नहीं। वो ऐसी ही थी, कभी किसी बात पे खफा नहीं होती थी। पता नहीं क्यों मैं उसकी तरह नहीं हो पाता, हमेशा खुश, हमेशा उसके प्यार में। मैंने मोबाइल वापस रख दिया। सामने बैठी लड़की ने हल्का सा खांस कर मेरा ध्यान खींचा। मेरे उसकी ओर देखते ही बोली, कोई प्रॉब्लम है? मैंने ना में सर हिलाया और वो चुपचाप अपने मोबाइल में कुछ पढ़ने लगी। मैं कुछ देर उस लड़की को देखता रहा। मैं फिर पाखी के बारे में सोचने लगा। आखिर पार्थ के आने से मैं इतना नाराज क्यों था? शायद अपने एकाधिकार के खत्म हो जाने की तकलीफ थी। पता नहीं कब हम अपने रिश्तों में ऐसे स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने साथी के पूरे वजूद पर परछाई बन के छा जाते हैं। उनके चारों पहर हम अपने मान लेते हैं। पता नहीं कब हमारा स्नेह भरा आलिंगन दम घोंटने लगता है। मुझे अपने भीतर एक अजीब सी कसमसाहट महसूस होने लगी। सामने बैठी लड़की ने अपनी भवें उचकाई। मैंने बेडसाइड ड्रॉअर से अपना वॉलेट निकाल कर तय किए पैसे उसको पकड़ा दिए। वो चुपचाप उठी और पैसे पर्स में रखकर चल दी। थैंक यू, मैंने मुस्कुरा के कहा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। मैं उसे लिफ्ट की तरफ जाता देखता रहा। मुझे पाखी बेतरह याद आई। कभी कभी किसी से दूर जाने की कोशिश भी ना हमें उसके और करीब ले आती हैं। मैंने पाखी को फ़ोन लगा दिया। उसे बताना था कि मैं उसको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करना मेरे बस में ही नहीं। उससे पिछले कई दिनों की रुखाई की माफ़ी मांगनी थी। और हाँ, उसे आज जो कुछ हुआ वो भी बताना था। मैं जानता था कि वो सुनकर क्या कहेगी। वो हल्का सा खनकते हुए हंसेगी और बोलेगी, इम्पॉसिबल, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकती मैं, बिल्कुल नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।